हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता स्कूल ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। जैसा कि आपको पता है कि अम्ल क्षार वाला चैप्टर हमने चालू कर रखा था। अम्ल के बारे में बेसिक डिटेल, क्षार के बारे में बेसिक डिटेल, अम्ल क्षार की अवधारणाएं तीनों साइंटिस्ट की वो हमने 1 बाय 1 पढ़ ली। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल क्षारों के गुणधर्म। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, अम्ल क्षारों के गुणधर्म। मतलब अम्ल में क्या गुण होते हैं, क्षार में क्या गुण होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे गुणधर्म होंगे, लेकिन हमें कितने टॉपिक तैयार करने हैं? 5 टॉपिक तैयार करने का मतलब है हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, तैयार हो गया। 5 टॉपिक करने का मतलब एक क्वेश्चन। और ये एक क्वेश्चन देखो ऐसे कैसे रटवा दूंगा मैं अभी के अभी। मतलब अम्ल क्षारों के गुणधर्म अभी के अभी खत्म सारे के सारे। तो सुनो, सबसे पहला पॉइंट, कितने पॉइंट तैयार करने हैं? 5। पहला पॉइंट जो है वो तो आपने पढ़ रखा है। फर्स्ट पॉइंट है लिटमस पत्र को लेकर। लिटमस पत्र को लेकर आपको ये बताना है कि अम्ल और क्षार का लिटमस पत्र पर प्रभाव बताना है कि अम्ल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, क्षार लिटमस पत्र को कैसा कर देता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक शब्द बताया था, एक लड़की का नाम अनीलाक्षा। मतलब कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा करता है? लाल। और क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला। देखो, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। कभी भी उल्टा पुल्टा मत लिख देना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, मान लो आपको याद है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो कोई बात नहीं है। और अगर आप भूल रहे हो इस चीज़ को, आप सोच रहे हो कि अम्ल नीले को लाल देगा या लाल को ना, तो अगर ऐसी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है एग्जाम में, उसके लिए आपको ये वर्ड यूज करना है। ए का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला, ला का मतलब लाल और शा का मतलब क्षार। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल, क्षार के लिए पीछे से क्षार लाल को नीला। पहला पॉइंट खत्म। ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि अम्ल की अभिक्रिया, देखो पहले अम्ल के लिए पढ़ते चलेंगे फिर क्षार के लिए, अलग अलग नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो भी पॉइंट आएगा पहले एसिड के लिए आएगा। अम्ल की अभिक्रिया करवानी है किसके साथ? धातु के साथ। सेकंड पॉइंट चल रहा है, अम्ल की अभिक्रिया करवाओगे किसके साथ? धातु के साथ। तो क्या बनेगा? लवण। एक चीज और बनेगी, H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस। सीधी सी बात है, अभी के अभी रटो, अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु से करवाते हैं तो 2 चीजें बनती है, लवण हाइड्रोजन गैस, लवण हाइड्रोजन गैस। अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ, लवण हाइड्रोजन गैस। हो गई बात याद? अब आपको क्या करना है? एग्जाम्पल डालना है, रिएक्शन बतानी है। तो मान लो बहुत सारे अम्ल हैं, हमने अम्ल ले लिया H2SO4। व्हाट इज द नेम ऑफ H2SO4? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल पहले बताया हुआ है। और धातु ले लो जिंक। जिंक इसलिए क्योंकि जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टेबल है एवरी एसिड के साथ, हर अम्ल के साथ क्रिया कर सकती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की भी क्रिया किसके साथ करवाई? धातु के साथ। देखो ये तो ले लिया अम्ल और ये ले ली धातु। अब सोचना नहीं है क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। एक चीज तो याद रखो माइंड में, हाइड्रोजन गैस बन गई। ये लो H2 और एक चिन्ह लगा दो ऊपर चिन्ह लगाने का मतलब है हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है, रहती नहीं है। अब क्या बना? देखो यहां से हाइड्रोजन गैस निकाल दो, ये हटा दो, बाकी ये बच गया। क्या बचा? Zn को SO4 के साथ ऐड कर दो, ZnSO4। इसका नाम है जिंक सल्फेट। क्या नाम है? जिंक सल्फेट। ये लो, अम्ल की अभिक्रिया जब धातु से करवाते हैं तो लवण बनता है। लवण कौन सा बना? जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ गई।
ये बिल्कुल इजी एक्सपेरिमेंट है, हम चाहे तो स्कूल में भी कर सकते हैं, कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। ठीक है, देखो इसमें करना क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक परख नली है, परख नली जानते हो ना सब, ठीक है। इस परख नली के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड भर लिया ZnSO4, इसमें क्या है ZnSO4। अब इसमें क्या डाल दो, एक जिंक का Zn का टुकड़ा। जैसे जिंक का टुकड़ा डालोगे, थोड़ा सा हिला देना, थोड़ी देर के बाद में देखोगे आप यहाँ पर गैस निकलना स्टार्ट। अब गैस ऐसे तो दिखती नहीं है, तो इसके पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली, जलती हुई माचिस की तिल्ली, ऐसे माचिस की जो तिल्ली है उसको जलाया और इस परख नली के मुंह के पास लाओगे तो यहाँ पर ऐसे आवाज आएगी। कैसी आवाज? जैसे फटफट की आवाज, जैसे फुलझड़ी जलाते हैं ना, फुलझड़ी, फुलझड़ी जब जलती है तो ऐसे फटफट की आवाज आती है, उसे पॉप साउंड कहते हैं। वो जो साउंड निकलेगी ना उसे बोलते हैं पॉप साउंड, ठीक है। और इस पॉप साउंड निकलने का मतलब ये है कि ये इस चीज का गवाह है, इस चीज का प्रमाण है कि परख नली में से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। यानी कि अभी के भी माइंड में डालो, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ निकलती है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ निकलती है। पॉप साउंड आने का मतलब है हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हाइड्रोजन तो निकल जाएगी, बाकी इस परख नली में क्या बच जाएगा, जिंक सल्फेट। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, और चूंकि हम जो गुणधर्म पढ़ रहे हैं वो दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, अम्ल के लिए भी और क्षार के लिए। तो अम्ल के लिए तो पढ़ लिया, पॉइंट चेंज नहीं करना है, पॉइंट सेकंड ही चल रहा है, लेकिन अम्ल का काम हो गया। अब हमें किसकी क्रिया करवानी है, क्षार की। और क्षार की क्रिया किसके साथ, धातु के साथ। क्षार की क्रिया धातु के साथ। देखो, क्षार की क्रिया धातु के साथ करवाओगे तो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोडक्ट तैयार होंगे, लवण एंड H2 गैस। वही है, एक चीज चेंज की है, अम्ल की जगह क्षार लगाया, बाकी सारा फिनोमिना सेम है। अगर क्षार की भी क्रिया धातु के साथ करवाते हो तो भी लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है विद पॉप साउंड। एग्जाम्पल डाले तो मान लो हमने क्षार ले लिया NaOH। देखो स्टूडेंट, जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री मैं खुद बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है। रटने का मतलब ऐसे नहीं कि बिना समझे रट लिया, रटने का मतलब है ये रिएक्शन तो रटोगे ना। अम्ल, ये तो आपको याद हो जाएगा, अम्ल धातु की क्रिया लवण तो गैस बन गई। तो अम्ल कौन सा ले, सल्फ्यूरिक H2SO4 जिंक, ये तो अभी क्रिया रटोगे ना, ज्यादा नहीं है, 5 पॉइंट है, मैं याद कराऊंगा अभी के अभी। बाकी बार बार अब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो तब ये चीजें तुम्हारे दिमाग में आएगी। क्षार कौन सा लेना है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द नेम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल आपको जो लेनी है वो सेम लेनी है, जिंक, ठीक है। लवण बन रहा है, अब कौन सा लवण बन रहा है वो छोड़ो पहले, आपको तो हाइड्रोजन गैस निकालनी है पहले। ये लो H2 निकालना, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन एक ही है, तो इसको, जबकि H हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन H2 होता है, अकेला H हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर तो एक है, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दोगे, ठीक है। अब H2 निकल गया, ये जो 2 है ना, 2 इस पूरे सूत्र के ऊपर है, ये 2 इस पूरे सूत्र के ऊपर है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए। अब 2 हाइड्रोजन जब निकले, 2 सोडियम बच रहे हैं और 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, तो इनको आप ऐसे लिखोगे Na2, 2 है ना, Na2, जिंक अकेला है और ऑक्सीजन भी कितनी है, 2। ये 2 Na के ऊपर भी है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर भी है और 2 हाइड्रोजन के ऊपर, तो हाइड्रोजन तो पहले ही निकल गया, Na बच गए 2, ऑक्सीजन 2 बच गया, लिख दिया हमने ऐसे, जिंक अकेला है ही। ये जो लवण बना ना, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ये जो लवण बना इसका नाम सोडियम जिंकेट। तो ये लो, 2 टॉपिक हमने तैयार कर लिया। हाँ, एक चीज जरूर लिखना, नोट डाल के आप यहां पे लिखोगे कि देखो, सभी प्रकार के अम्ल धातुओं से क्रिया करके
इजीली हाइड्रोजन गैस और लवण देते हैं, लेकिन सभी धातुएं क्षारों के साथ क्रिया नहीं करती। क्या बोल रहा हूं मैं? सभी धातुएं क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। अम्ल क्षार देंगे, ये नहीं देंगे, ठीक है। सॉरी धातु गलत बोल दिया, अम्ल, सभी क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस व लवण नहीं देते हैं। देखो, सभी अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और गैस देते हैं, ठीक है, बट सभी प्रकार के क्षार धातुओं से क्रिया नहीं करते हैं, कुछ एक साथ धातुओं से क्रिया करते हैं, वो मैंने समझा दिया एग्जाम्पल। ये स्पेशल पॉइंट है, ये जरूर डालोगे। सभी क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण नहीं देते हैं। ओके, कितने पॉइंट तैयार हुए? 2। पहला पॉइंट लिटमस पत्र को लेकर, सेकंड पॉइंट धातुओं को लेकर। अब आप कैसे याद करोगे? आप दिमाग में डालोगे पहला पॉइंट लिटमस को लेकर, अम्ल का लिटमस प्रभाव, क्षार का लिटमस प्रभाव। दूसरा पॉइंट आप माइंड में डालोगे, अम्ल क्षार की भी क्रिया करवानी है धातु के साथ, और आंसर आपको पता है लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसे लॉजिक पकड़ोगे ना, तब जाके ये पॉइंट पकड़ में आएंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, जो थर्ड पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अम्ल की अभिक्रिया करवानी है धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड। देखो, अम्ल की अभिक्रिया किससे? धातु ऑक्साइड के साथ। 8th क्लास में पढ़ के आए हो आप, सेकंड चैप्टर था धातु है, धातु वाला। तो धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं? अगर धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसे क्या बोलते हैं? धातु ऑक्साइड। जैसे कॉपर मेटल है ना, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या बन गया? CuO, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि धातु ऑक्साइड। या MgO2, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? धातु ऑक्साइड। और अगर अम्ल की भी क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करवाते हो तो 2 चीज बनती है, एक तो क्या बनेगा? लवण, और एक बनेगा जल। देखो ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, उल्टा मत कर देना। अगर अम्ल की अभिक्रिया ओनली धातु के साथ है तब तो हाइड्रोजन गैस, अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ है तब बनेगा जल। लवण दोनों में सेम है, समझ आई बात? तो यहां पर हमने अम्ल ले लिया HCl प्लस HCl, धातु ऑक्साइड ले लो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो एक तो हमें पता है, पहले तो आप जल निकाल दो, जल का फॉर्मूला H2O। देखो ये अम्ल, ये धातु ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड आई, जल बनी गया। अब बचा लवण, तो देख लो जल यहां से निकाल दो, H2O। उधर हाइड्रोजन 2, इधर 2 नहीं है तो इधर क्या लगा दोगे? 2, तो H2O, ठीक है। बाकी इधर तो क्या बच गया? Cu, और इधर क्लोरीन कितने बच गए? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के ऊपर भी है, 2 क्लोरीन के, तो CuCl2। इसका नाम है कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। एंड कॉपर क्लोराइड इज ए सोल्ट, ठीक है। एंड एज द प्रोडक्ट of 2 component, the first component of the salt and second component of the water. After then the reaction acid or copper oxide, sorry metal oxide। ये लो, कहने का मतलब ये है अम्ल और धातु ऑक्साइड की भी क्रिया आप करवाते हो तो लवण और जल। बस लॉजिक पकड़ना है कि एक चीज तो माइंड में चल रही है, अम्ल क्षार पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षार पढ़ रहे हैं। अम्ल लिटमस पत्र, अम्ल की भी क्रिया धातुओं के साथ, क्षार की भी क्रिया धातु के साथ। तीसरा जो पॉइंट है, अम्ल की भी क्रिया करवानी है धातु ऑक्साइड के साथ, और रिजल्ट माइंड में चल रहा है, एक तो पानी निकलेगा और एक बनेगा लवण। बाकी तो एग्जाम्पल डालने, बस आपको तो ये ऊपर वाली लाइन याद करनी है, और पढ़ाई कोई हार्ड थोड़ी है, फटाफट निकलती पढ़ाई। ओके, ये चीज हमने पढ़ी अम्ल के लिए, पॉइंट सेम रहेगा। अम्ल के बाद क्या पढ़ेंगे? क्षार। अब देखो, अम्ल की जगह क्षार, लेकिन
सार में जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ओके, देखो अब अभी क्रिया करवानी है क्षारों के साथ। क्षार, बस यही चेंज करना है, क्षार। लेकिन अब की बार धातु ऑक्साइड नहीं, क्षार के साथ क्या लेके आना है, अधातु ऑक्साइड। क्षार के साथ अधातु ऑक्साइड, वही दो चीज बनेगी, लवण प्लस जल। वापस नोट करो, केमिस्ट्री है, उलझा के रख देती है। देखो अम्ल के भी क्रिया धातु ऑक्साइड, अम्ल का विलोम क्या पढ़ रहे हैं हम, क्षार। तो यहां पर भी चेंज कर देना, धातु की जगह क्या ले लेना, अधातु ऑक्साइड। एग्जाम्पल डालोगे तो देखो देखो एग्जाम्पल मान लो, क्षार आपने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अधातु ऑक्साइड ले लिया CO2। अधातु की भी क्रिया ऑक्सीजन के साथ, कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन के साथ करवा दी तो क्या बन गया, CO2। रिजल्ट क्या देना है, एक तो वाटर निकालना है, ये निकल गया H2। देखो H2 निकालो, ये जो दो लग रहा है ना, दो, ये इस पूरे फॉर्मूले के ऊपर नहीं है, ये दो सिर्फ इस कोष्टक के अंदर जो आ रहे हैं ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके ऊपर ही है। ये कैल्शियम है बाहर, कैल्शियम के ऊपर दो नहीं है, दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो H2। ऑक्सीजन भी कितने हैं, दो, तो एक ऑक्सीजन निकल गया, एक ऑक्सीजन और बच रहा है, दो है ना ऑक्सीजन, तो एक तो H2 के साथ चला गया, एक बच गया, ठीक है। और इधर क्या बच रहा है, CO2। तो पहले तो क्या बचा इधर, Ca, फिर ये CO, तो दो ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर भी बच रहा है, तो CO3। ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, वो पानी है ही। तो ये लो, अब यहां पर भी आप एक चीज याद रखोगे कि अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के, और अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखोगे। तो कितने पॉइंट हमने तैयार किए, 3 पॉइंट। पहला लिटमस पेपर को लेकर, दूसरा धातु को लेकर, तीसरा धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड के साथ। और किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, किसके यूजेज पढ़ रहे हैं, एसिड और बेस, यानी कि अम्ल और क्षार के। समझ गए पहला पॉइंट। वापस रिवाइज करा दूं। पहला पॉइंट, लिटमस पत्र के लिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। दूसरा पॉइंट, अम्ल की भी क्रिया अगर धातु से करवाते हो तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और क्षार की भी क्रिया भी अगर आप धातु से करवाते हो तो जल और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तीसरा पॉइंट ये था, अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु ऑक्साइड के साथ कराते हो तो लवण और जल बनता है, और अगर क्षार की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ करवाते हो तो भी लवण और जल निकलते हैं। कितने पॉइंट बच रहे हैं, 2। कितने पॉइंट बताए थे मैंने, 5। तो 2 पॉइंट और तैयार करने हैं। कितने पॉइंट, 2। देखो पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट यह है कि अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक
होते हैं, अतः विद्युत अपघटय का कार्य करते हैं। देखो, जो अम्ल और जो क्षार का जो सल्यूशन बनता है, जो विलयन बनता है, पानी के साथ बनता है, अम्ल का विलयन हो या क्षार का विलयन हो, वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। मतलब उसमें से करंट फ्लो किया जा सकता है। और जो करंट, जिनमें से करंट जा सकता है, किसी भी क्रिया में करंट पहुंचाने का काम करे या विद्युत धारा पहुंचाने का काम करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटय। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे ये एक बीकर है, यहाँ से हमने एक छड़ लगा रखी है कार्बन की, इससे एक वायर जोड़ रखा है बैटरी के प्लस से, इधर माइनस से, इधर भी एक कार्बन की रोड लगा रखी है, प्लस माइनस ऐड कर रखा है, और इसमें भर रखा है, मान लो इसमें भर दिया जल, ऐसे मान लो आसूत जल है, इसमें क्या भर दिया? आसूत जल। और आसूत जल का मतलब ये है कि ये जो जल है ना, आसूत जल में करंट नहीं जाता, क्योंकि उसमें चार्ज नहीं होते हैं। चार्ज का मतलब प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस या आयन अगर इसमें नहीं है तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो सोचो, करंट तो ऐसे जाकर प्लस से माइनस की तरफ जाता है, ऐसे आकर वापस यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा? यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए तो पानी है, और यहाँ पर पानी नॉर्मल तो है नहीं, कौन सा है? आसूत है, बिल्कुल प्योर वाटर है, और बिल्कुल आसूत जल में करंट फ्लो नहीं होता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा अम्ल डाल दें, मान लो हमने इसमें क्या डाल दिया? HCl। तो जैसे HCl डालोगे तो ये किस में टूट जाएगा? H+ और Cl- में। और अब मिल गया ना चार्ज, इसमें तो आवेश नहीं थे प्लस माइनस, तो करंट कैसे फ्लो होगा? आवेश, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश का प्रवाही क्या कहलाती है? विद्युत धारा। तो जब आवेश ही नहीं है तो क्या चीज प्रवाहित होगी? नहीं ना। तो जैसे ही अम्ल डाला, कौन सा? HCl, तो ये टूट गया, तो प्लस माइनस मिल गया ना, अब ये चलने लग जाएंगे और इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा। ये करंट किसकी वजह से आया? अम्ल की वजह से। अगर आप क्षार भी डालते तो वो भी आवेशों में टूट जाता। ठीक है, तो अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर विद्युत धारा पैदा कर दे, करंट पैदा कर दे, तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे घटकों को क्या बोला जाता है? विद्युत अपघटय, इलेक्ट्रोलाइटिक कहा जाता है। तो अम्ल और क्षार के जलीय विलयन किसका काम करते हैं? विद्युत अपघटय का कार्य करते हैं। समझ में आ गया चौथा पॉइंट? ठीक है, विद्युत धारा को लेकर बताना है। फाइनली जो पांचवा पॉइंट है, बिल्कुल इजी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। देखो, पांचवा पॉइंट ये है कि अम्ल, अब की बार अम्ल की अभिक्रिया किसी सही नहीं करवानी है, इसी का जो विलोम है, क्या है विलोम? क्षार, दोनों की अभिक्रिया करवानी है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण, और क्या निकलता है? जल। ध्यान रखना, अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण, और क्या निकलता है? जल। जैसे एग्जाम्पल में डालूं, अम्ल ले लिया HCl, क्षार ले लिया NaOH, HCl NaOH। अब देखो कौन सा लवण बना नहीं पता, लेकिन पानी का फॉर्मूला तो जानते हो ना, H2O। तो यहां से देखो पानी निकाल सकते हो आप, ये HS2 एक O, क्या बच गया? H2O। इधर क्या बचा? Na और Cl, और NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। तो देखो, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हुई तो लवण बना, और साथ में क्या निकला? जल। प्लस इस अभिक्रिया में ऊर्जा भी निकलती है। मान लो आपने एक बर्तन ले लिया, उसमें HCl और NaOH को मिक्स कर दिया, तो NaCl अलग बन जाता है और पानी अलग हो जाता है, और बर्तन गर्म हो जाता है। और बर्तन गर्म होने का मतलब है उसमें से क्या? एनर्जी निकली है। ठीक है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा का क्या हुआ है? उत्सर्जन हुआ है। तो देखो ये जो लवण बना है ना, लवण, ये लवण कौन सा है? नमक।
कौन सा लवण बना है? सोडियम क्लोराइड। ये जो जो NaCl फॉर्मूला है, इसको साधारण भाषा में हम क्या बोल सकते हैं? नमक बोल सकते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल उदासीन लवण बना है। किस प्रकार का लवण बना है? उदासीन। मतलब ये है कि अब इस बात का निचोड़ समझना, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? नष्ट। अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देता है, क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। जब दोनों के ही प्रभाव नहीं रहेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट ना तो अम्ल रहेगा ना ही क्षार रहेगा, बनने वाला क्या बन जाएगा? लवण। न्यूट्रल हो गया वो, ना एसिड ना बेस। तो उदासीन लवण का निर्माण हो गया, साथ के साथ जल निकला और ऊष्मा निकली। तो उदासीन लवण बनने के कारण इस अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कुछ ना उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आंसर लेके आना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ये तो आपको पता ही है, HCl प्रबल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे उदासीन लवण का निर्माण होता है। साथ के साथ अभिक्रिया में जल का भी निर्माण होता है और इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अर्थात ये अभिक्रिया ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी है। उदासीन लवण बनने के कारण ही इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये 5 पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। पहला लिटमस पत्र को लेकर, दूसरा अम्ल क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ, तीसरा पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा है ये वाला, अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ और क्षार की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ। चौथा विद्युत धारा को लेकर, पांचवा उदासीनीकरण अभिक्रिया। कहाँ दिक्कत आ रही है? एक क्वेश्चन तैयार हो गया, एक क्वेश्चन, ठीक है, और पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा अम्ल क्षार के उपयोग, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइम जब भी आपका टर्न होगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।